क्यों डरते हो कि ज़िंदगी में क्या होगा? जो भी होगा वो तजुर्बा ही होगा। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग करके आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी भाग जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और सिर्फ सूर्य के राशि प्रभाव से होने वाले इम्पैक्ट के बारे में ही है। श्रीमद् भागवत गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को ही संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है, पॉजिटिव है, अच्छी है, तो व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पूर्वज या पिता, सफलता, सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही गौरव दिलवाने वाला और हर स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्ति का कारक माना गया है। तो ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन ही व्यतीत करता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट या पिता के सुख में कमी और या फिर पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा और आंखों के रोग परेशान करते हैं। आंखें बहुत जल्दी कमज़ोर हो सकती है। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य के इस गोचर से बनने वाले योगों की, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई इम्पैक्ट, कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही बुध, शुक्र और राहु के साथ में युति हो जाएगी और केतु के साथ दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। सूर्य और बुध जब राशि कुंडली या जन्म कुंडली में एक साथ में होते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध बुद्धि का स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य और बुध एक साथ में हो जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की ताकत बढ़ जाएगी। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देंगे और बुध आदित्य योग राजयोग कारक माना जाता है। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य और शुक्र की युति की। वैसे तो ज्योतिष में सूर्य और शुक्र दोनों को ही शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति का फल अशुभ माना गया है। सूर्य को आत्मा के साथ ही मान सम्मान, सत्ता और अधिकार का कारक ग्रह मानते हैं, जबकि शुक्र को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का कारक ग्रह मानते हैं। सूर्य और शुक्र दोनों ही वैभव के कारक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के समीप आकर के क्योंकि शुक्र अस्त हो जाते हैं, इसलिए सूर्य और शुक्र की युति यानी संयोजन को, कॉम्बिनेशन को बहुत अधिक फायदेमंद नहीं कहा जा सकता है। तो अब बात करते हैं सूर्य और राहु की युति की। सूर्य और राहु की युति को ग्रहण योग कहा जाता है। ग्रहण योग जिस भाव में लगता है उस भाव से संबंधित सुखों में अशुभ प्रभाव डालता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर सेकेंड हाउस और लाभ भाव 11th हाउस लाभ के स्थान कहलाते हैं। तो इस भाव में ग्रहण योग होने से लाभ की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लाख प्रयास करने पर भी यश नहीं मिल पाता। अपनी संपत्ति या अपने अधिकारों के लिए हमेशा फाइट ही करनी पड़ती है, लेकिन दूसरों के लिए प्रयास करते हैं तो उन्हें फ़ायदा हो जाता है, लेकिन खुद के लिए हमेशा प्रॉब्लम लगी रहती है। वो सेम विज़न या वो सेम आइडिया, वो प्लानिंग आपके खुद के काम नहीं आती, दूसरों के काम आ जाती है। आइए अब बात करते हैं सूर्य और केतु के दृष्टि फल की। इस समय आप धार्मिक होने लगेंगे और धार्मिक मान्यताओं को मानने लगेंगे, लेकिन अब आप किसी के आश्रित नहीं रह सकते, किसी के अंडर प्रेशर में नहीं रह सकते। लेकिन आपके काम में कोई न कोई रुकावट अवश्य आती रहेगी, आसानी से काम नहीं हो पाएंगे। अपनी संपत्ति या अपने अधिकारों के लिए हमेशा फाइट करना पड़ता है। और जैसा कि ग्रहण योग में होता है, सेम चीज़ इस स्थिति में ही होती है। सूर्य और केतु का जो दृष्टि संबंध है वो भी ग्रहण योग ही कहलाता है। तो ऐसे में दूसरों के लिए आप फायदेमंद होते हैं, लेकिन खुद के लिए वही आइडिया फायदेमंद नहीं हो पाते हैं। अब यही 9 ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 मार्च 2025 की शाम को 6:51 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नज़र। लेकिन मीन संक्रांति अर्थात सूर्य की मीन राशि में आने को मीन संक्रांति कहा जाता है। इस मीन संक्रांति में क्या करें और क्या नहीं करें, मीन संक्रांति का पुण्यकाल क्या है, इन सब के बारे में, इस सब का विस्तार से विश्लेषण इस एपिसोड के अंत में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ सूर्य गोचर का राशिफल। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। सूर्य आपकी मेष राशि से पंचमेश होते हैं, 5th हाउस के मालिक होते हैं। आपकी राशि से पंचमेश सूर्य का 12वें भाव अर्थात नाश भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। द्वादश भाव खर्च का, नाश का, विदेश यात्राओं का, अपमान अपयश का माना जाता है। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही हानिकारक साबित हो सकती है। अपने कार्य व्यवसाय में अधिक व्यस्तता भी परिवार से दूरी का कारण बन सकती है। इस गोचर काल के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसका परिणाम आपके मान सम्मान की हानि के रूप में सामने आए। आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहना चाहिए और आपको उन मित्रों से भी सावधान रहना चाहिए जो आपसे उधार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना पैसा उधार देने से आपको बचना है।
यदि आपके दोस्तों के साथ में कोई मनमुटाव चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई है, तो उसे जितनी जल्दी उतनी जल्दी दूर करें और बात को अधिक ना बढ़ाएं। इस अवधि में आपके खर्चों में अधिक वृद्धि हो जाएगी, जिस पर एडजस्टमेंट बिठाना आपको आवश्यक होगा, अन्यथा फाइनेंशियली आप बहुत बुरे दौर से गुजर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोगों को फिर भी अच्छा लाभ मिल सकता है। इस गोचर का सबसे शुभ प्रभाव आपको विदेश यात्रा का मौका दिलवा सकता है, और यदि आप इस सिलसिले में पहले से ही एफर्ट कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतने की सलाह देना चाहता हूँ, और मेष राशि को जो उपाय करना है वो प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। आइए अब बात करें वृष राशि की। सूर्य आपकी राशि से 4th हाउस के स्वामी होते हैं, और 4th हाउस के स्वामी सूर्य एकादश भाव में गोचरवश पधारेंगे। एकादश भाव लाभ, यश, वृद्धि, बड़े भाई का है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और आपको एक से अधिक रिसोर्सेज से फ़ायदा मिलने की आशा करनी चाहिए। इस दौरान आपकी आमदनी में, आपकी इनकम में ज़बरदस्त वृद्धि होगी और खर्चों पर अंकुश लगेगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाने में सफल होंगे। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और वह आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अपने पिता से लाभ या संपत्ति मिल सकती है, सहयोग मिल सकता है। दान, धर्म, पुण्य आदि कार्यों में आपका मन बहुत लगेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की पूरी संभावना है। इस दौरान कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है। कोई लंबी चलने वाली योजना में आपको बहुत यश और मान सम्मान मिल सकता है। फ़ायदेमंद स्थिति मिल सकती है। अपने सीनियर के सहयोग से आप अपने लाइफ में, अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग प्रेम संबंधों में कुछ कमी आ सकती है, और आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड किसी बात को लेकर के नाराज़ नहीं हो, अन्यथा रिश्ते में दरार या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपाय के तौर पर अपने नहाने के पानी में केसर डालना शुरू करें, और जब भी घर से बाहर निकलें कामकाज के लिए तो 1 गिलास पानी में थोड़ी सी चीनी डाल करके उसको पी करके जाएँ, अर्थात मीठा पानी पी करके जाएँ। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। सूर्य आपकी राशि से पराक्रमेश होते हैं, 3rd हाउस के मालिक होते हैं, और सूर्य 10th भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 10th भाव समाज में आपकी स्थिति, जीवन में मिलने वाली उपलब्धियों के बारे में बताता है, और 10th भाव में सूर्य को दिग्बली माना जाता है, और वह अधिक बलशाली, अधिक प्रतापी या अधिक लाभ देने वाले माने जा सकते हैं। सूर्य आपके कर्म भाव को बल प्रदान करेंगे। आपका मान सम्मान, गौरव या आपके पुण्य प्रताप में वृद्धि होगी। आपका यश वृद्धि होगी, अर्थात आपको अपनी नौकरी या कामकाज में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। प्रमोशन के फ़ायदे के अवसर आपको बार बार प्राप्त होंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि तो होगी, आपके कामकाज में आपकी गुडविल भी मजबूत होगी। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए गोचर बहुत अधिक शुभ रहने की ओर इशारा कर रहा है। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और प्रभावशाली हस्तियों से आपके संपर्क बनेंगे, जो आने वाले समय में आपके भाग्य को मजबूत बनाने में आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। इस गोचर में भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। और पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति जरूर रह सकती है। जो लोग जॉब में हैं तो जॉब में मनचाहा ट्रांसफ़र या स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। आपके पिताजी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। उनका सहयोग आपके कार्य और व्यवसाय में उन्नति देगा। तो उपाय के तौर पर आपको हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शुरू करना चाहिए, और हर सुबह सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। सूर्य आपकी राशि से 2nd हाउस के मालिक होते हैं, और आपकी राशि से धनेश सूर्य 9वें भाव में, भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 9th हाउस अर्थात भाग्य भाव से धर्म, लंबी दूरी की यात्राएं, गुरु या गुरुतुल्य लोगों का अपने जीवन में स्थान के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य के इस गोचर के दौरान पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना काफ़ी प्रबल है। इस समय अवधि में आपको थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से कुछ काम बन सकते हैं और अचानक से कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं। कानून के विरुद्ध कार्य करने से आपकी मानहानि होने की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए ऐसी चीज़ों से, इलीगल मैटर से दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। फाइनेंशियल संबंधित मामलों में लेन देन के समय काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस होने की यहाँ पर संभावना है। और संभव हो तो इस अवधि में किसी भी पर्सन को पैसा देने से बचें, और बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करने से पहले जो भी कंसल्टेंट है या जो भी एक्सपर्ट है उनकी राय जरूर लें। अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ तकलीफें आपको परेशान कर सकती है। आपके पिताजी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, और उन्हें दिल से संबंधित समस्याएं होने की संभावना, हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना है। इस गोचर काल के दौरान ऐसा मुमकिन है कि किसी खास मुद्दे पर आपका सीनियर लोगों से, अपने फ्रेंड से या अपने भाइयों से वैचारिक मतभेद हो जाए, उनसे अपमान का भय बना रहेगा।
अपने कामकाज में, अपने कैरियर में सफलता पाने के लिए आपको एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ेगा और खूब पसीना बहाना पड़ेगा। अचानक से किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। उपाय के लिए रोज़ सुबह सूर्य नमस्कार करना शुरू करें और रोज़ाना सूर्य को जल चढ़ाएं। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि के अधिपति सूर्य मारक भाव में 8th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। जो 8th हाउस है वो आपके जीवन के उतार चढ़ाव, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन या अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस के लिए या उसको देखने का है। सूर्य के इस गोचर से कोई वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको बात को बढ़ाने से रोकने का प्रयास करना चाहिए, छोटी छोटी बातों को हाइप नहीं देना है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ तनाव बढ़ सकता है और संभावना है कि आपका अपने जीवन साथी अथवा ससुराल पक्ष के लोगों से मनमुटाव हो। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, वे इन बातों से आहत हो सकती है, परेशान हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु प्रबल हो सकते हैं, इसलिए उनके प्रति सचेत रहें और जो भी आप ऐसा काम करते हैं उसमें कॉम्पिटिटर पर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और किसी भी रोग की स्थिति में तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें। किसी भी तरह के गैर कानूनी कामों से आप दूर रहें। सरकारी भय, जुर्माना, मुकदमा, गिरफ्तारी ये हो सकती है, इसलिए फालतू चीज़ों से, फालतू लोगों से दूरी बना कर रखें। इस गोचर काल के दौरान अनचाहे खर्चे भी आपको उठाने पड़ सकते हैं और इसका असर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पर पड़ेगा और वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए खर्च और आमदनी में बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें ताकि आप किसी भी प्रकार की समस्या में ना उलझ पाएँ। आपको पैसों की बचत करने पर जोर डालना चाहिए। व्यावसायिक साझेदार से भी आपको अच्छा व्यवहार रखना है या बनाए रखने की कोशिश करनी है। हाँ, उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह आप गायत्री मंत्र या सूर्य के बीज मंत्र का जाप करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट करें और साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को लाल वस्त्र और मसूर की दाल जैसी सामग्री का दान करें, भेंट करें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। सूर्य आपकी राशि से द्वादशेश होता है, 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य का 7th भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। 7th भाव काम वासना, दाम्पत्य सुख, प्रेम प्रसंग, शत्रुओं पर विजय और साझेदारियों का है। सूर्य की इस गोचर में दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी और आपके अपने जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। आपके रिश्ते में तनाव की वजह होगी अहम की लड़ाई, ईगो की लड़ाई, जिसको नियंत्रण में रखने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए आप दोनों को ही प्रयास करने पड़ेंगे। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन साथी और उनके साथ ही आपकी अपनी संतान के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए इन सभी की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एक प्रकार से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। व्यापार के लिए परिस्थितियां अभी आपके अनुकूल नहीं हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लिहाजा बिजनेस के मामले में कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छा व्यवहार बनाए रखना आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। फर्स्ट जो प्राथमिकता वो होनी चाहिए। एक प्रसन्नता की बात है कि यदि आप किसी प्रकार की नौकरी करते हैं तो आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। इस गोचर समय में, इस समय के अंतराल में यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान रहें, विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि आपको पेट दर्द, अपच, मानसिक तनाव और सिर दर्द जैसी समस्याएं यात्रा में घेर सकती है। उपाय के तौर पर घर से निकलने से पहले 1 गिलास पानी में थोड़ी सी चीनी मिला करके पी करके फिर घर से प्रस्थान करें। आइए बात करें तुला राशि की। सूर्य आपकी तुला राशि से लाभ भाव के स्वामी होते हैं और लाभे सूर्य रोग भाव अर्थात 6ठा भाव रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, विवाद, अभाव, कर्ज और जीवन में आने वाली रुकावटों का है। इस भाव में सूर्य का नाम आपके लिए कई परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला साबित हो सकता है और यूँ भी राशि से 6th हाउस में या राशि से 11th हाउस में, 3rd हाउस में जब भी सूर्य आते हैं बहुत उन्नति देते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट देते हैं। आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी और आपके पक्ष में पलड़ा भारी होगा। नौकरी या आपके कैरियर में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपके विरोधी आपके सामने निर्बल महसूस करेंगे, कमज़ोर महसूस करेंगे और आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम यदि आपने दिया हुआ है या कोई एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया है तो उसमें सफलता मिलने के लिए बहुत अधिक आसार है। कामकाज की जगह पर अर्थात ऑफिस में आपके अधिकारी आपसे खुश रहेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। सरकारी क्षेत्र से या सरकार की किसी योजना से आपको लाभ मिलेगा और इस गोचर काल के दौरान आपके साहस और बल में वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा और आप काफ़ी अपने आप को चुस्त दुरुस्त या ये बोल सकते हैं एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में प्रसन्नता बनी रहेगी, संतान की प्रगति होगी और आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा। हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपके खर्चे जरूर बढ़ जाएंगे। उपाय के लिए परिवार में शांति और सद्भाव के लिए अपने लिविंग रूम में 7 इंच
का तांबे का सूरज जो होता है, कॉपर का सनशाइन बना करके ले आइए, और या फिर प्रतिदिन कम से कम हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अगर हो सके तो नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। सूर्य आपकी राशि से कर्मेश होते हैं, अर्थात आपकी राशि से 10वें भाव के स्वामी है, और कर्मेश सूर्य आपकी राशि से 5वें भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 5वां भाव संतान, विद्या, बुद्धि, बुकिश नॉलेज और जिगर और आपके आमाशय का है। सूर्य का गोचर 5वें भाव में होने के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मुख्य रूप से आप कन्फ्यूजन, कसमकस, दुविधा या भ्रम की स्थिति में रहेंगे, और इसके कारण आपको डिसीजन लेने में कुछ समस्याएं आ सकती है, और या फिर डिसीजन पावर में कमी आ सकती है। संतान को कैरियर में शानदार सफलता मिलने के योग बनेंगे, लेकिन आपका और आपकी संतान का स्वास्थ्य चिंतित कर सकता है, और इसलिए आप गंभीरतापूर्वक स्वास्थ्य की देखभाल करें। संतान के स्वास्थ्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करें। आपके ऑफिस में स्थितियाँ बिगड़ सकती है, या आपका अपने कलीग के साथ में, जो साथ में काम करते हैं या जो सीनियर है, उनसे विवाद हो सकता है, या आपका एडजस्टमेंट उनके साथ बिगड़ सकता है। अच्छा यही होगा कि घोड़े के आगे और अफसर के पीछे चलने वाला सिद्धांत है, उस पर कायम रहें, और तभी आप कुछ अच्छे की उम्मीद लगा सकते हैं। समाज के कुछ बड़े लोगों से आपका विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहें, सावधान रहें। इस गोचर का कुछ अनुकूल परिणाम आपके जीवन साथी को भी प्राप्त होगा, और उन्हें आर्थिक रूप से धन लाभ होगा, या उनके माध्यम से आपको भी फाइनेंशियल गेन होने की संभावनाएं बनेगी। इस गोचर काल के दौरान की गई यात्राएं आपके लिए अधिक पॉजिटिव नहीं होंगी, इसलिए यात्रा के दौरान थोड़ा ध्यान रखें, और कुछ अनावश्यक यात्रा को आगे लिए टाल भी सकते हैं। उपाय के लिए रोज़ सुबह सूर्यदेव को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं, अर्थात एक तांबे का पात्र लें, उसमें जल डालें और थोड़ा सा कुमकुम डाल दें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें, और उसको ओम गृहणी सूर्याय नमः ये मंत्र का बोलते हुए, उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ दें। आइए अब बात करें धनु राशि की। सूर्य आपकी राशि से भाग्य भाव के मालिक हैं, भाग्येश होते हैं। भाग्येश सूर्य राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। राशि से 4th हाउस सुख भाव, सुख, घर, माता और भूमि, भवन, वाहन सुख का कारक है, अर्थात इस भाव से इन सब चीज़ों का देखा जाता है। इस समय काल में आपकी पारिवारिक स्थिति में खिंचाव आएगा, आपका डोमिनेटिंग रवैया परिवार को पसंद नहीं आएगा, आप स्वयं को ही सही मानते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी माने, आपको अपनी इस आदत से बचने का प्रयास करना पड़ेगा। जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, मानहानि होने तक की संभावना है। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इस गोचर काल के दौरान आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है, और इससे आपका हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर पड़ सकता है, शारीरिक परेशानियां खड़ी हो सकती है, और छाती पर दबाव महसूस कर सकते हैं, एक प्रेशर महसूस कर सकते हैं। इस गोचर में जो घरेलू मुद्दे हैं वही आपका अधिकांश समय चाहेंगे, इसलिए इनका जल्द से जल्द निपटारा आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आपके जीवन साथी को अपने कैरियर में ज़बरदस्त सफलता और प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। यात्रा में असुविधाएं ज़्यादा हो सकती है, इसलिए जो यात्रा जरूरी नहीं है उन्हें आप टाल सकते हैं, उन्हें आप पोस्टपोन कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। उपाय के तौर पर रोजाना सुबह सूर्य नमस्कार करना शुरू करें, और अपने पिता या परिवार के समान किसी भी व्यक्ति का आशीर्वाद लें, और उन्हें हर रविवार को कुछ न कुछ उपहार दें। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। सूर्य आपकी राशि से 8th हाउस के स्वामी अष्टमेश हैं, और अष्टमेश सूर्य का राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। जो पराक्रम भाव है, प्रतिभाव, साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों का, और छोटी छोटी यात्राओं का माना जाता है। सूर्य के इस गोचर से कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, जिससे चुनौतियों का सामना आप आसानी से कर पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह गोचर आपको कुछ पॉजिटिविटी देगा, और इस समय रोगों से मुक्ति या अमन, सुख, चैन प्राप्ति का समय हो सकता है। आपको इस गोचर में भाई बहनों से आदर और स्नेह मिलेगा, और आप भी अपने भाई बहनों की आर्थिक रूप से मदद करेंगे या उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ में समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, और विरोधियों पर आपका डर बना रहेगा। फ्रेंड सर्कल से फाइनेंशियल गेन या फिर पैसों से या किसी और ढंग से सहयोग मिल सकता है। संतान से सुख और संतान से भी धन प्राप्ति, लाभ मिलना संभव है, सम्मान मिलना संभव है। समाज में मान, सम्मान और यश की प्राप्ति होगी, और अपने ऑफिस में भी या अपने जो कैरियर में आप बहुत शानदार परिणाम, बहुत शानदार रिजल्ट मिलने की प्रबल संभावना है। आपके सोशल सर्कल में इम्प्रूवमेंट आएगा, और आप समाज के प्रतिष्ठित लोगों में संपर्क में आएंगे। अपने आसपास के लोगों के प्रति आपका व्यवहार काफ़ी मेलजोल वाला बना रहेगा। आप अपने टारगेट को पाने का, उसे अचीव करने का हर संभव प्रयास करेंगे, और उसके लिए ज़बरदस्त तरीके से मेहनत भी करेंगे।
आपके कामकाज की प्रशंसा होगी और आपके सीनियर्स भी आपसे खुश रहेंगे। इस अवधि में कोई नया पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और उपाय के तौर पर प्रतिदिन आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा केसर मिलाना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। सूर्य आपकी कुंभ राशि से सप्तम भाव के स्वामी है और सप्तम सूर्य राशि से सेकंड हाउस धन संपत्ति भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। तो सेकंड हाउस वाणी, दृष्टि, धन संपत्ति, संचय, परिवार और आपकी प्राइमरी एजुकेशन का होता है। सूर्य के इस गोचर काल का समय काल मान सम्मान की कमी दे सकता है, पैसों की समस्या खड़ी कर सकता है या आपका पैसा कहीं फंस सकता है और या फिर व्यवसाय में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको संभल करके चलना चाहिए और कई बार आपको अपने परिवार से अलग भी रहना पड़ सकता है या अलग होना पड़ सकता है। अपने संबंधियों, फ्रेंड्स और समाज के सम्मानित सज्जनों से झगड़ा होने के कारण, विवाद होने के कारण भी मानसिक व्यथा से आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। अपने शब्दों में कड़वाहट और कटुता से आपको बचना होगा और किसी को भी अपशब्द बोलने से बचना होगा जिससे उनकी भावनाएं आहत ना हो। अपनी बात को प्रेम पूर्वक बोलना सीखना चाहिए और यही बेहतर रहेगा। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमजोर रहने की संभावना है, इसलिए उनका भी अर्थात अपने जीवन साथी का भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक मामलों में, फैमिली मैटर्स के में आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसके लिए अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। और ऐसे ही सूर्य के गोचर में बहुत सारे व्यक्ति व्यर्थ ही घूमते रहेंगे या बिना किसी उद्देश्य की यात्राएं करेंगे जो कि जरूरी नहीं होगी। उपाय के लिए लाल रंग के कपड़े अधिक बार पहनें और हमेशा अपने साथ में लाल रंग का कोई न कोई रुमाल रखें या कोई लाल रंग का पेपर है उस पर अपनी विश लिखें और उसे अपने बटुए में, अपनी जेब में रखें। आइए अब बात करें मीन राशि की। सूर्य आपकी राशि से रोग भाव के मालिक हैं और षष्ठ सूर्य राशि से फर्स्ट हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। जो फर्स्ट हाउस है वो स्वभाव का, स्वास्थ्य का, रंग रूप का और सुख दुख का माना जाता है। इस गोचर काल में आपको फाइनेंस और कानून से संबंधित मामलों की समस्या आ सकती है। साथ ही यदि आप कोई कानून विरोधी कार्य करते हैं, इलीगल काम करते हैं या ऐसा काम है जिसमें आपको 2 नंबर का काम ज़्यादा करना पड़ता है तो आपको मानहानि होने की संभावनाएं प्रबल है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने कामकाज और पद की हानि हो सकती है, सरकार की ओर से आपका विरोध हो सकता है या कोई न कोई आपके खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है। सूर्य के ऐसे गोचर में मित्रों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें आ सकती है या तेज बुखार या पेट की खराबी, आंखों में इन्फेक्शन, बेचैनी, मानसिक तनाव या फिर कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में अवरोध आ सकता है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसी कुछ समस्या आपके सामने आने वाली है, आ सकती है, सावधानी रखना जरूरी है। कामकाज के सिलसिले में आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, दूर रहना पड़ सकता है। वहीं तनाव और ईगो की भावना आपके जीवन को प्रभावित करेगी और उसका सबसे ज़्यादा असर आपकी हेल्थ पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। इस गोचर में आपका खर्चा बहुत अधिक होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान विदेश में रह रहे जातकों को और या फिर विदेशी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं भी बनेगी। सूर्य के इस गोचर में आपको विदेशों का भ्रमण होना संभव है या अपने देश में ही आप लंबी लंबी यात्राएं कर सकते हैं। उपाय के तौर पर रोजाना सुबह गायत्री मंत्र का जाप शुरू करें और अपने नहाने के पानी में केसर मिला करके नहाएं। आइए अब बात करते हैं मीन संक्रांति के महत्व की। सूर्यदेव जब गुरु की मीन राशि मीन में प्रवेश करते हैं तो इस अवस्था को सूर्य की मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन संक्रांति को हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का अंतिम माह होता है और इस दिन सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्यदेव का जब जब बृहस्पति की राशि धनु या मीन में भ्रमण होता है या धनु और मीन संक्रांति होती है तो वह मल मास या खर मास कहलाती है। इस माह में सभी तरह के मांगलिक काम वर्जित रहते हैं क्योंकि सभी शुभ कार्यों के लिए सूर्य की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस संबंध में मान्यता है कि सूर्य बृहस्पति ग्रह की सेवा में रहते हैं, इस वजह से सूर्य का प्रभाव कम होता है। लेकिन इस काल में भक्ति, साधना और उत्सवों का क्रम जारी रहता है। संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है और सूर्य की संक्रांति के दिन लोग जरूरतमंदों को खान पान की वस्तुओं का दान करते हैं। इस दिन गंगा, यमुना या कोई भी पवित्र नदियों में, पवित्र स्नान जो सरोवर में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने के साथ में सूर्य की आराधना भी करनी चाहिए और इस बार मीन संक्रांति 14 मार्च 2025 को है। अब मीन संक्रांति में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। मीन संक्रांति में 1 महीने के लिए मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है तो ऐसे में कुछ कामों को नहीं करना चाहिए। जैसे
इस समय विवाह नहीं करना चाहिए। माना जाता है खर मास के समय अगर विवाह हो जाए तो जीवन में कई तरह की परेशानी आती है, न तो भावनात्मक सुख मिलता है और न ही शारीरिक सुख। इस समय नया व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वो फलता नहीं है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय काल में आपको कान छेदन या मुंडन जैसे कार्यों को भी निषेध बताया गया है। माना जाता है कि इसे करने से आपसी रिश्तों पर खराब असर पड़ता है। मीन संक्रांति के दौरान जमीन या मकान आदि नहीं खरीदें, न ही इस समय काल में गृह प्रवेश करें। ऐसा करने से उस मकान का सुख नहीं मिल पाता है। अब यही मीन संक्रांति का पुण्यकाल का समय क्या है? इस साल सूर्य की मीन संक्रांति का प्रारंभ 14 मार्च दिन शुक्रवार से हो रहा है। इस दिन सूर्यदेव कुंभ राशि से मीन राशि में सायंकाल 6:51 पर प्रवेश करेंगे और 14 अप्रैल 2025 तक निरंतर मीन राशि में गतिशील रहेंगे। इस दिन मीन संक्रांति का जो पुण्यकाल है वो दोपहर 12:47 से आरंभ होगा और शाम को 6:46 पे समाप्त हो जाएगा। मीन संक्रांति का पुण्यकाल 5 घंटे 59 मिनट का होगा। मीन संक्रांति का महापुण्यकाल अब 14 मार्च दोपहर को 4:47 से आरंभ होकर के या सायंकाल 6:46 तक रहेगा। मीन संक्रांति का महापुण्यकाल 2 घंटे का होगा। आइए अब बात करते हैं सूर्य दोष निवारण के उपायों के बारे में। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आपको 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर गेहूँ, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना ये दान कर सकते हैं। इसमें से जो भी वस्तु अवेलेबल हो, जो भी पॉकेट अलाउ करे, सामर्थ्य में हो, वो दान देना चाहिए। और यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा में करें तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन उपायों के अंतर्गत सभी वस्तुओं का या फिर जो भी अवेलेबल हो उस वस्तु का दान किया जा सकता है। जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस, लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करना शुभ रहता है, क्योंकि खसखस, लाल पुष्प या केसर ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं। सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ साथ व्यक्ति में रोगों से लड़ने की शक्ति का भी विकास होता है। नित्य सूर्य को अर्घ देना, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना बेस्ट है। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण करें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का रोज जप करें। आपको समय मिले, सुबह समय मिले, शाम को समय मिले, जब भी समय मिले आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये था सूर्य का मीन राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये गोचर फल, राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, सूर्य के इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनेगी। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में, डेयरिंग के साथ में, रिस्क के साथ में काम करेंगे और ज़्यादा फ़ायदा कमाएंगे। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप अपने नुकसान को बचाव के लिए जो एफर्ट कर सकते हैं उस एफर्ट को करने से नुकसान बचने का मतलब है आपकी इनकम बचेगी, आपकी कैपिटल बचेगी। तो दोनों स्थितियों में अपने जन्म कुंडली विश्लेषण से फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो होने का सवाल नहीं है। आपके मन में जब भी अपनी समस्याओं से समाधान की इच्छा जागृत हो, अपनी कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, आप कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, समस्याओं पर डिस्कस कर सकते हैं, जो भी जिज्ञासा है उस पर बात कर सकते हैं। और जो भी उपाय होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा और लिखित में आपके पास में पहुंचेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, वीडियो कंसल्टेंसी, जो भी आप चाहते हैं, जिसमें भी आपको अनुकूलता रहती है वो आप अपॉइंटमेंट के रूप में बता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।